सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सदीब एक बार फिर से आपके सामने अपने एचपीसी कोर्स के अंदर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और आज हम अपने एचपीसी कोर्स के अंदर जिस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो हम आज फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन को पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम समझते हैं कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में भी समझा रखा है रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो एक बार फिर से हम उसको रिमाइंड कर देते हैं कि रेफ्रिजरेशन है क्या। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो लिखा हुआ है क्या है, रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस बाई विच हीट इज रिमूव फ्रॉम ए लो टेम्परेचर लेवल एंड रिजेक्टेड एट ए रिलेटिवली हाई टेम्परेचर लेवल। इट मीन्स रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम हीट को रिमूव करते हैं लो टेम्परेचर लेवल या लो टेम्परेचर जगह से, और उसको रिजेक्ट करते हैं ऐसी जगह पे जिसका टेम्परेचर जहाँ से हम उसको रिमूव करें उसके कंपैरिजन में उसका ज़्यादा होता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। या दूसरे टाइम में हम कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन एक साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बिलो द सराउंडिंग। यानी तो जैसे कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हमें दिया हुआ था, द अमेरिकन डिफाइन रेफ्रिजरेशन इन a somewhat different way. This refrigeration is the process by which heat is removed from a place where it is not required and rejected into a place where it is not objectionable. इट्स मीन्स जो अमेरिकन होते हैं वो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हीट को रिमूव करते हैं एक ऐसी जगह से जहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और उसको रिजेक्ट करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे heat objectionable नहीं can be called refrigeration unless the removal of heat is at a temperature than the surrounding temperature। यानी कोई भी प्रोसेस रेफ्रिजरेशन नहीं कहा जाएगा जब तक हम हीट को रिमूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो यह था हमारा रेफ्रिजरेशन क्या होता है। ठीक, तो अब समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता क्या है। जैसे कि हमें पता है जो बाय नेचर जो हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा कैसे होता है, हाई टेम्परेचर से हमेशा फ्लो करती है लो टेम्परेचर की तरफ। यानी कि बाय नेचर नेचुरली जो हीट का फ्लो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। तो दिस लॉ ऑफ नेचर कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द एनी मीन्स। यानी कि ये जो हमारा नेचर है, नेचुरली जो हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमें हीट को फ्लो करना है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर, तो उसके लिए कुछ हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्सटर्नल सोर्सेज की रिक्वायरमेंट जो होती है, यानी कि हमें अगर हीट को रिमूव करना है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर, तो उसके लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको मैं डिटेल में पूरा समझाने की करता हूँ। ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर लेवल इज एनालोगस टू ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम लो लेवल टू हाई पम्प। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें पानी को हमारे फर्स्ट फ्लोर से अगर हमें टॉप फ्लोर पे पानी को लेके जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके बीच में एक पंप लगाना होता है। तो पंप के थ्रू या बकेट के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको एक जगह से ऊपर की तरफ उठाते हैं और लेके जाते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी होता है। यानी कि अगर हमें हीट को फ्लो करना है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर, तो उसको फ्लो करने के लिए भी हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पे जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो हीट फ्लो हो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, वो बात होता है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमारा कंप्रेसर आता है, कंडेंसर आता है, एक्सपेंशन वाल्व आता है, एवापोरेटर आता है। ये पूरा हमारा सिस्टम होता है जिसका काम क्या होता है, रेफ्रिजरेशन करना। ठीक, जैसे कि आपको पता है, हम जब पानी को एक लोग सोच सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से हमें पानी को उठा के अपने टॉप लेवल पे लेके जाना है, तो उसके लिए जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं। जो होता है हमारा क्या होता है, हमारा वाटर पंप होता है। तो वाटर पंप के थ्रू हम पानी को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, या फिर बकेट के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मैकेनिकल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। वही सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आना तो बहुत ईजी होता है, ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएगा अगर उसका डायरेक्शन ऐसा होता है। उसी तरीके से अगर हमें हीट को फ्लो करना है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, तो उसके लिए भी हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करने पड़ते हैं, मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। और वो कौन सा होता है, हमारा पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा काम करता है। तो इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें अगर पानी को लो लेवल से हाई लेवल पर लेके जाना है तो उसके लिए भी हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें अगर हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो करना होता है तो उसके लिए भी हमें कोई मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। तो उसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अप्लाइंग दिस एनालॉजी टू द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन, इट इज़ एविडेंट दैट वी रिक्वायर द सब्सटेंस एज ए कैरियर ऑफ हीट एनालॉगस टू द
टू द बकेट। जैसे कि हमें पता था अगर हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, बकेट का यूज़ करते थे। उसी तरीके से अगर हमें हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए भी कुछ हमें सोर्स हमें यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। दोस्तों रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वो एज एक सब्सटेंस होता है जो हीट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो रेफ्रिजरेंट हमारे डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो या तो बकेट के थ्रू लेके जाएंगे या पाइप के थ्रू लेके जाएंगे। तो वही सेम प्रोसेस, हम अगर हीट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना है तो उस केस में हम जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं या जो गैसेस हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट एक सोर्स ऑफ सब्सटेंस है जिसका काम क्या होता है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना है। वही चीज़ है जैसे कि हम बकेट से उठा के, हम पानी को बकेट से उठा के एक हाई लेवल टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं। उसी तरीके से रेफ्रिजरेंट के थ्रू जो हीट होती है, हम हीट को लो टेम्परेचर से लेके हाई टेम्परेचर पे लेके जा सकते हैं। तो फॉर द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस जो मोस्ट कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं वो रेफ्रिजरेंट R12 यूज़ करते हैं, जो अब बैन हो गई है। बट जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनको वो अभी अलाउ है यूज़ करना, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मेन रेफ्रिजरेंट यूज़, तो हमें पता कौन कौन से मेन रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं। तो मेन रेफ्रिजरेंट जो यूज़ करते हैं आज के टाइम में, जो हम रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में R410A हम यूज़ करते हैं, जैसे हम R410 भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे रेजिडेंशियल रेफ्रिजरेंट यूज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। और R134A रेफ्रिजरेंट हम मोस्टली यूज़ करते हैं, कार के अंदर यूज़ करते हैं। बट इन स्टिल कमर्शियल एप्लीकेशन जो होती हैं उनके अंदर हम R22 भी यूज़ करते हैं, ठीक है। R134A जो मैंने बताया वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं यही तीन ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट हम देखते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी हम जो यूज़ करते हैं, एक तो होता है हमारा R410A जिसको हम R410A भी कहते हैं, एक होता है R134A, एक होता है R22। तो ये तीन मोस्टली यूज रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही है ऐसे नए नए रेफ्रिजरेंट आते जा रहे हैं, क्योंकि हमें रेफ्रिजरेंट को भी क्या करना है, डेवलप करना है कि ऐसे हमारे रेफ्रिजरेंट हो जो कम इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे। तो आए दिन कोई ना कोई नया रेफ्रिजरेंट आते रहते हैं। तो मोस्टली अभी हम इन्हीं रेफ्रिजरेंट को यूज़ करते हैं, R410, R134A, R22, ठीक है। तो ये हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे सुपर हीट क्या होता है, सब कूलिंग क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है। तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं बस कहीं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक सुपर हीट क्या है। तो सुपर हीट इज़ दैट एनी टेम्परेचर ऑफ द गैस अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। मतलब सुपर हीटिंग वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड या गैस का, उसके बॉइलिंग पॉइंट से अबव जितना भी टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं सुपर हीट। सपोज कीजिए मेरा लिक्विड जो है वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वो बॉयल हो जाता है। अगर मैं उससे ज़्यादा 110 डिग्री पे यानी कि 110 डिग्री पर उसको हीट करता हूँ विदाउट इट्स बॉइलिंग, तो जो 10 डिग्री जो ऊपर का जो टेम्परेचर है जिस पे उसको हीट किया वो होगा सुपर हीट, ठीक है। जैसे कि नीचे डेफिनेशन पे आपको दिखाई देगा, सुपर हीट इज द फिनोमिना इन विच लिक्विड इज हीटेड टू ए टेम्परेचर हायर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट बॉइलिंग। मतलब सुपर हीट एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं टेम्परेचर, ऐसे टेम्परेचर पर हायर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो उसका जो टेम्परेचर होता है वो हायर देन होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से, और लिक्विड हमारा बॉयल भी नहीं होता है। तो उस प्रोसेस को उसको हम कहते हैं सुपर हीटिंग, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जो सुपर हीट होता है, सुपर हीटिंग होती है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो 10 डिग्री सुपर हीट का मतलब है, जैसे मैं लिक्विड को कहता हूँ कि उसको 10 डिग्री सुपर हीट करना है, तो 10 डिग्री सुपर हीट का मतलब क्या, अगर वो लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट होता है तो उसको मैंने हीट किया है कितने पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे मैंने उसको हीट किया है, तब जाके वो 10 डिग्री, यानी कि जो 100 और 110 के बीच का जो गैप वो 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 10 डिग्री क्या हुआ है, वो सुपर हीट हुआ है विदाउट इट्स बॉइलिंग, मतलब विदाउट इट्स बॉइल, उसको बिना बॉइल किए, यानी हमें कंडीशन ऐसी डेवलप करनी है वहाँ पे उसका बॉइल नहीं हो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सुपर हीट। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर कोशिश करूँगा आपको सब कूलिंग भी साथ के साथ समझा दूँ। तो दोस्तों सुपर हीट और सब कूलिंग दोनों ही एक दूसरे से को रिलेटेड करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सब कूलिंग का मतलब भी यही है,
सिंपल सा, अगर मैं उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर से बिलो, यानी कि अगर जैसे सपोज कीजिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस ही लेके चलते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो है बॉयल हो जाता है। अगर मैं उसको हीट करता हूँ मैं 75 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस और 75 का बीच का जो गैप है वो कितना है 25। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको सब कूल किया है। कितना किया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो सब कूलिंग रिफर्स टू लिक्विड एग्जिस्टिंग एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया था, वाटर को बॉईल किया 370 केल्विन पे बॉईल हो जाता है और टेम्परेचर कितना उसका 300 केल्विन पे उसको क्या किया सब कूल किया। तो मतलब उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से अगर हम उसके लो टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से किसी भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हीट करते हैं तो वो होता है हमारा सब कूलिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा आता है लास्ट पॉइंट हमारा है एंथैल्पी। तो दोस्तों एंथैल्पी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये हमें क्या एक्सप्रेस करता है, मैं इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी एंथैल्पी का मतलब क्या है। तो पहले तो हम बात करते हैं एंथैल्पी है क्या। यानी एंथैल्पी हमें ये एक्सप्रेस करता है कि हमारे जो सिस्टम के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ कंटेंट कितना है। ये हमें कौन एक्सप्रेस करता है, ये हमें एक्सप्रेस करता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इक्वल टू U प्लस PV। H यहाँ पे डिनोट करता है हमें एंथैल्पी को, U हमें डिनोट करता है हमें इंटरनल एनर्जी को, PV जो यहाँ पे दे रखा है वो हमें डिनोट करता है वर्क डन। कंप्रेशन, नेक्स्ट इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन आता है, उसको भी मैं समझाऊंगा। अभी हमने एंथैल्पी का सिंपल सा आपको दोस्तों इतना याद करना है कि एंथैल्पी है क्या। तो एंथैल्पी हमें सिर्फ ये एक्सप्रेस करता है कि हमारे सिस्टम के अंदर टोटल हीट कंटेंट कितना है, मतलब टोटल हीट को जो एक्सप्रेस करता है वो हमारा एंथैल्पी होता है। उस हीट से ही हम क्या करते हैं, कुछ वर्क आउटपुट भी रहता है और कुछ इंटरनल एनर्जी उसके अंदर होती है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है H इक्वल टू U प्लस PV बनता है। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम होता है। अब बात करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है, पहले तो बात करते हैं एडियाबैटिक का मतलब क्या है। तो देखो कभी कभार एडियाबैटिक लिखा होता है, कभी वो आइसेंटोपिक भी लिखा होता है, तो इन दो वर्ड से कंफ्यूज नहीं होता है। एडियाबैटिक और आइसेंटोपिक दोनों सेम वर्ड है। ये एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ना तो हम हीट को ऐड कर सकते हैं ना ही हम हीट को रिजेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। तो हमें एडियाबैटिक कंप्रेशन करना है, मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रेफ्रिजरेंट को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं इतने तेज़ी से कि उसके अंदर ना तो हीट को ऐड होती है ना ही हीट उसमें से रिजेक्ट होती है, और इस पूरा प्रोसेस को हम एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको साइड में एक ग्राफ बना हुआ है, उसमें दिखाई दे रहा होगा कि सब कूलिंग क्या होती है, हीटिंग रिजेक्शन इन कंडेंसर में कैसे किया जाता है, ठीक है, और कंप्रेशन एवापोरेटिंग सुपर हीटिंग क्या होती है। तो पूरा ग्राफ को आपको समझ लेना है। मैं आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से डिटेल में पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन के फंडामेंटल को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया कि रेफ्रिजरेशन है क्या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता है, उसके अंदर कैसे हम हीट को एक लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा अब नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ, ताकि हम जो अपना HPC कोर्स कर रहे हैं उसको और ज़्यादा एफिशिएंट वे में हम कंप्लीट कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।